नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद सीमा पर तनाव है। 20 सैनिकों की शहादत पर देश में जबरदस्त गुस्सा है। चीन से निपटने के लिए मोदी सरकार ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन को 3 मोर्चे पर घेरने की रणनीति बन रही है। सैन्य मोर्चे पर तो चीन के सामने भारतीय सेना डटी हुई है। किसी भी बार का करारा जवाब देने के लिए तैयार है सेना। कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन को घेरने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को भारत झटका दे सकता है। वो बड़े प्रोजेक्ट जो चीन की कंपनियों के पास हैं, उन्हें रद्द किया जा सकता है। तो भारत की रणनीति क्या है, हमने आपको दिखा दिया। इस बीच गलवान में हिंसक झड़प पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान हमारा है, हमारी तरफ एलएसी के पास अतिक्रमण हुआ है। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि मौजूदा विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश है। भारत से तनाव खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं। सुनिए। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues and the consensus of our commander-level talks, which severely undermined our military-to-military relations and the feelings of our two peoples. We ask India to strictly discipline its frontline troops, stop all infringing and provocative activity at once, and work with China and come back to the right track of resolving the differences through dialogue and talks. चीन की चाल का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसे समझते जाइए, क्योंकि वो अपनी इन बातों के जरिए एक अलग ही साइकोलॉजिकल वॉर कर खेलने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीटी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट के तौर पर, और आप सर लद्दाख में भी कमांड कर चुके हैं। इसीलिए मेरा पहला सवाल आप ही से है। चीनी विदेश मंत्रालय ये जो गलवान घाटी को लेकर अपना बयान दे रहा है, या हिंदुस्तान पर ही आरोप लगा रहा है कि अग्रेसिव रुख हिंदुस्तान ने अपनाया, एलएसी के आसपास अतिक्रमण किया है, इस पर क्या जानकारी आप देंगे, इसका क्या एनालिसिस करेंगे? तो हमें ये समझना चाहिए कि जो चीन की जो गलवान घाटी में आए हैं, हाँ। ये उसकी बड़ी साजिश थी, एक बड़ी प्लान थी, और वो प्लान बना के आए हैं। और वो जो प्लान है वो सबसे ऊपर लेवल पर बनी है। उनके शी जिनपिंग उनके कमांडर इन चीफ हैं, तो उन्होंने 2 जगह चुनी, गलवान घाटी और पगोंग सो। ये गलवान घाटी, जैसे आपने बताया, मैं वहाँ कमांडर रह चुका हूँ, ये एक बहुत ही अहम इलाका है, क्योंकि अगर आप गलवान घाटी में हैं तो आप दारबोक से डीबीओ का जो सड़क है उस पर आप नजर रख सकते हैं, आप उस पर एक जनाई कर सकते हो सड़क को। और पगोंगसो का इलाका भी है, अगर आप आगे आ जाते हैं तो आप त्रिशूल को भी आप एक खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ये जो चीन की जो पूरी ये कार्रवाई है, ये बड़े ऊंचे लेवल पर है। और आप देखो कि किस तरह गलवान घाटी में वो 200 गाड़ियां ले आए, तो यानी कि उन्होंने इस पर कब्जा करने का पूरा प्लान था। अभी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए वो बहुत आवश्यक है। देखो, आजकल के जमाने में फौजें नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता है, और देश का जो हर एक पहलू है वो लड़ता है। सेना अपना काम करती है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अपना काम करते हैं, इकोनॉमिक्स और कमर्शियल अपना काम होता है। तो इसमें ये जो है ये पूरे देश की लड़ाई है, ये सेना की लड़ाई नहीं है। तो मैं सेना पर 2 बातें आपको बताऊंगा। देखो, चीन जो है वो ताकत की इज्जत करता है। इस समय जो सिचुएशन है ग्राउंड पर, वो चीन के हक में है। हमें ये सिचुएशन बदलनी है, क्योंकि अगर आप टेबल पर जाते हैं नेगोशिएट करने के लिए, तो आपको नेगोशिएटेड फ्रॉम स्ट्रेंथ करनी चाहिए या ऑन इक्वल टर्म्स करनी चाहिए। इस समय जो हालात हैं गलवान घाटी में या पगोंगसो में, वो हमारे हक में नहीं है। अभी हमें ये अपनी मजबूती बनानी है, और वो कैसे करनी है वो ग्राउंड कमांडर जानते हैं, प्लान्स हैं, कंटीजेंसीज हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसको, ये पलड़े को बदल पाएंगे। और जब तक हम चीन के ऊपर एक पुनर्वार नहीं करते हैं, एक पलटवार नहीं करते हैं, चीन यहाँ से नहीं जाएगा। वो यहाँ
आया है वो यहाँ रहने के लिए आया है, जब तक उसको हम निकालेंगे नहीं वो नहीं निकलेगा। और तीसरी बात, चीन जो है जब भी इसे नेगोशिएट करते हैं, इसकी एक चाल है, ये लंबी नेगोशिएशन करता है और थका देता है। देखो कोरिया में अमेरिका 3 साल इससे बातचीत की और कोई हल नहीं निकला, और 2000 में मैं भी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में था और ये हम बातचीत करते थे, 20 साल में हमारी कोई बातचीत आगे नहीं निकली। तो चीन से बातचीत करने का तो एक पहलू है, तो उसमें कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलना है। रिजल्ट मिलेगा जब हम एक्शन करेंगे, और एक्शन मजबूत होना चाहिए, और एक्शन पूरी नेशन को लेना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, गुरमीत सिंह साहब मैं आपके पास अब आना चाहती हूं। सबके मन में एक सवाल है जो बार बार आ रहा है कि जून की शुरुआत में 5 जून 6 जून बातचीत हुई थी डी एस्केलेशन पर, उस वक्त आखिर इस बातचीत के जरिए माना क्यों चीन? अगर अंततः उसे इसी तरह से डटे रहना था, क्या जानबूझकर वो फिराक में है इस तरह को सब कुछ करने के लिए? और इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सिंह साहब कि कैसे वो कोविड की वजह से ध्यान भटके पूरे विश्व का, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, और पूरे विश्व की नजर आ गई, यूएन से लेकर अमेरिका, हर कोई अब इधर नजर बनाए हुए है। अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। उसका जो मकसद है, पूरे विश्व जो खड़ा हो गया उसके अगेंस्ट में, कोरोना कोविड को लेकर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, और यूएस चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर है उसका जो तापमान है वो बढ़ा है वो, और उसके जो अंदरूनी हालत है उसके अंदर में भी बहुत टर्बुलेंस है। इन सब को डाइवर्ट करने के लिए आपने ठीक कहा, 6 जून को जो एक सफल वार्ता के रूप में आई थी, उसके बाद में ये हरकत क्यों, ये दिमाग में आता है। और अंजना जी, जो आपने बताया कि जो चाइनीज मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बात थी, उसमें अगर आप बारीकी से 5 तत्व देखें तो पांचों के पांचों तत्व बिल्कुल झूठ। अभी कोरोना के शुरू होने दिसंबर 2019 कोविड जो वुहान से शुरू हुआ था, तब से लेकर चाइना सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलता जा रहा है। और उसने सबसे बड़ा झूठ बोला है सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर। भारत की जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसमें साइचिन हमारा हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। 1684 में ट्रीटी साइन हुई थी लद्दाख और तिब्बत की। और चाइना तो कब आया है? चाइना तो तिब्बत में ही 1950 में आया है, और इसने जो यहां पर एडवर्स पोजीशन में बैठा हुआ है। चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को पार किया है, ऐसे बांध को उसने तोड़ा है। अभी उल्टी गिनती करना शुरू करना चाहिए उसके जितने भी इशू हैं। और ये जैसे जनरल साहब ने बोला, ये जो साइचिन का इलाका है ये पूर्ण रूप से हमारा है। 37,555 किलोमीटर भारत का इलाका है। ठीक है जी सर। डॉक्टर पात्रा और अभय दुबे जी, जल्दी जल्दी एक रिएक्शन आपसे। संबित पात्रा जी, शुरुआत करते हुए देखिए परिस्थिति यह है, गलवान घाटी का जो मैप भी हम दिखा रहे हैं, कि चाइनीज बिल्डअप उनके हिस्से में है और वो उसको बिल्कुल नहीं विड्रॉ कर रहे थे। मतलब जो उन्होंने 6 जून को आर्मी के स्तर पर बातचीत हुई, उस बात को नहीं माना। अब क्या ये गूफ अप कैसे हुआ कि हम तो पीछे हट रहे थे, हम तो हटा रहे थे, उन्होंने अपनी बात को नहीं माना। अब ऐसी परिस्थिति में आगे क्या होगा? देखिए अंजना जी, मैं तो इसे विश्वासघात कहूंगा, गुफअप नहीं कहूंगा। और बहुत ही जाबाज तरीके से इंडिया के जो कमांडर थे बाबू साहब वहां निरीक्षण करने गए थे, मगर किस प्रकार उनके पीठ पे चूरा भौंकने का काम, ये लिटरली कह रहा हूं, मतलब हाथ से मारना, पत्थरों से मारना, ये तो टेररिस्ट का काम होता है, ये किसी प्रोफेशनल आर्मी का काम नहीं होता है। मैं आई विल मिन्स नो वर्ड्स, मगर मैं कहूंगा जहां भारत की आर्मी एक जाबाज और प्रोफेशनल आर्मी है, वहीं पीएलए एक पार्टी की आर्मी है। वो एक तरह से एक गुंडों की शक्ति है, कोई आर्मी नहीं है। दूसरी बात है, देखिए मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक प्रवक्ता हूं और यहाँ बाकी एक्सपर्ट्स हैं, अभय भाई भी प्रवक्ता हैं। हमारा तू मैं करना यहाँ पर इस समय देश में कहीं ना कहीं मोराल को भी डाउन करता है, और जो जवान इतनी कड़क ठंड में वहां खड़े हैं, डटे हुए हैं, उनके मोराल को भी डाउन करता है। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, देखिए श्रद्धा और सबूरी,
आप देश केवल पॉलिटिक्स से नहीं होता है, देश आर्मी से भी होता है, पॉलिटिक्स से भी होता है, उसकी इकोनॉमी से भी होता है, उसके डिप्लोमैट से भी होता है। आप देश पे विश्वास रखिए और सब्र रखिए। आप विश्वास रखिए कि पेशेंस के साथ हम ये वॉर जो आप अभी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें हम ही जीत के उभरेंगे। और चाइना ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स अपना रहा है, केवल कोविड नहीं, हमने FDI नॉर्म चेंज किया है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार हिंदुस्तान में ज्यादा आए, कंपनीज कैसे भारत में आ जाए, ये सब चीजों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना क्या कर रहा है आप देखिए। तो पूरे विश्व में चाइना एक प्रयोजन करने की कोशिश कर रहा है। हमें ना तो इस प्रोपेगेंडा में फंसना है और ना ही बिकरिंग करनी है आपस में। ठीक है, क्या खुले दिमाग से एकजुटता के साथ सर्वदलीय बैठक में हम मानेंगे कि अभय दुबे जी एक देश के रूप में हम आगे बढ़ेंगे चीन के खिलाफ? प्रधानमंत्री ने 19 जून को बैठक बुलाई है और दृढ़ता से सारा देश एक है। ऐसी परिस्थिति में कोई राजनीतिक दल नहीं रह जाता, मगर हम केंद्र की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो भी इसी मनोभाव से काम करे। चीन के प्रति अब जो श्रद्धा और सबूरी है उसको दिखाना बंद कर दे। मैं आज फिर आगाह करता हूं केंद्र की सरकार को कि POK में अभी बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है चाइना और पाकिस्तान ने, उस पर हमको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। वो मैकमोहन लाइन को अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्वीकारता, लेकिन म्यांमार की सीमा को मैकमोहन लाइन से ही डिफाइन करता है। वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 2000 स्क्वायर किलोमीटर को भी चाइना क्लेम करता है। तो एक बार हमको दृढ़ता से साहस दिखाना चाहिए और कड़ा जवाब जैसा सेना के अधिकारी दे रहे हैं वो भय से ही फ्री सकता है। हम सबको एकजुट होकर उसको इस बात का आभास कराओ। हमने कराया है 67 में 87 में इस बात का आभास हमने उसको नाथुला जनरल द्विवेदी भी बोलना चाह रहे हैं, एक लाइन की सिर्फ वक्त है सर, जल्दी से द्विवेदी साहब। डॉक्टर पात्रा मैं आऊंगा। जनरल द्विवेदी एक अंजना, हमें चीन को समझना चाहिए। चीन को समझने के लिए उसका एक ही लीडर है, वो शी जिनपिंग है। उसका दिमाग किस तरफ चल रहा है? उसका दिमाग 3 चीजों पर चल रहा है। एक विश्व ताकत बनना, जो पड़ोसी देश है उनको दबाना, और तीसरा वो माओ से तुंग की तरह उभर के आना चाहता है। तो हमें उसका दिमाग समझना है। और मैं एक ही बात बोलूंगा, चीन का जवाब ताकत से ताकत होना चाहिए। चीन सिर्फ ताकत की इज्जत करता है, कमजोरों को वो बिल्कुल मानता नहीं है। मिस्टर पात्रा सिर्फ एक लाइन में जवाब देना होगा आपको, ब्रेक का वक्त। देखिए हम यहाँ 5 लोग इंक्लूडिंग यू 5 लोग बैठे हैं और हमने इतनी अच्छी बात की, तो सोचिए देश में कितने हजारों लोग एज एक्सपर्ट्स, मिलिट्री के, डिप्लोमेसी के, पॉलिटिक्स के, सब लगे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हमें ये कलेक्टिव विजडम, कंट्री के कलेक्टिव विजडम पे बिल्कुल विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और घबराइए। और इसी के साथ इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ कवरेज में जुड़े रहने के लिए। आज तक पर ये कवरेज लगातार जारी है। अब आइए आपको दिखाते हैं राहुल कंवल हमारे सहयोगी पूरे इलाके में गलवान घाटी की इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए, सैटेलाइट तस्वीर है, बता रहे हैं कि यथास्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है उस हिंसक झड़प के लगभग 18 घंटे बाद। देखते रहिए। ये है जम्मू कश्मीर का लक्ष्य। हम आपको गलवान फेस ऑफ पॉइंट पे लेके जाने वाले हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नज़दीक है। भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, हालांकि ये कोई ऑफिशियली डिसाइडेड सीमा नहीं है। वहाँ पर गलवान घाटी के नज़दीक इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के ये जो लड़ाई है ये इस सड़क को लेकर भी है, जो कि दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक से आती है, जो कि शोक नदी, ये नीली जो लकीर है ये शोक नदी है। इसके इर्द गिर्द उसके एकदम साइड पे हम लोगों ने ये DSDBO रोड बनाई है 323 किलोमीटर लंबी। ये जो नीली आप लाइन देख रहे हैं ये गलवान नदी है, और ये नीली लाइन शोक नदी है। इसको मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे कारोबारी इसमें गिर जाया करते थे गर्मियों में, जब वो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे शिनजियांग। यहाँ पे है फ्लैश पॉइंट 14, जो कि वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, जहां पर ये क्लैश हुआ। वहां पे अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं। आइए तीसरी तस्वीर में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि दरअसल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हैं 2 चाइनीज पोस्ट, ये उनकी पक्की सड़क है। तो इस पक्की सड़क के रास्ते चाइनीज आर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने हथियारों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर एकदम ठीक PP-14 की तरफ आ गई थी। PP मतलब पेट्रोल पॉइंट 14, इसको सेना की भाषा में कहा जाता है। भारत ने भी यहाँ से बिल्डअप किया। तो ये हम लोगों के वैसे पोस्ट हैं, नदी को पार करके हमने इस इलाके में बिल्डअप किया। ये एक घाटी का इलाका है, यहाँ पर हमारा बिल्डअप था और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप था। लेकिन किस तरह का बिल्डअप था, कितना बड़ा बिल्डअप था, अभी आपको वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाला है। ये थोड़ा और नज़दीक का एक शॉट है, जिसमें ये दिखता है कि ये संगम है दोनों नदियों का, गलवान और शोक की नदी का, और हमारे जो सैनिक हैं वो नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आ गया है। चाइना के जो सैनिक है वो यहाँ से इधर की तरफ आए, और ये बन गया फ्लैश पॉइंट PP-14। आइए
अब तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाते हैं पहली दफा ये बेहद हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, यानी कि इसको बहुत ही जूम किया जा सकता है, करीब 1-2 मीटर में नीचे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं सैटेलाइट से। तो जो भी दावे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, सरकारें कर रही हो, उससे कहीं दूर आप खुद अब आज तक पे देख पाएंगे कि इस फ्लैश पॉइंट 14 पे इस वक्त की तस्वीर क्या है। 24 घंटे भी नहीं हुए इस तस्वीर को लिए जो अब आप आज तक पे देखने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है पहली तस्वीर और इसमें फिर मैं जूम करने वाला हूं। जो कुल मिला के मैंने आपको दिखाया कि यह है वो इलाका जहां से इंडियन आर्मी ने अपना बिल्डअप किया था, यह वो इलाका है जहां से चाइनीज आर्मी आई थी और यहां पर है फ्लैश पॉइंट 14। अब जैसे ही मैं जूम इन करना स्टार्ट करता हूं तब आपके सामने दरअसल पूरी तस्वीर आनी शुरू होती है। ये जो गाड़ियां हैं ये चीन की गाड़ियां हैं, यहां पे उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे इस नक्शे में आते हैं तो ये देखिए आप कितना बड़ा और कितना जबरदस्त चीनी बिल्डअप है, कितना बड़ा ये झूठ चीन के सैनिक, चीन के जनरल बोल रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि हम डिसएंगेज कर रहे हैं, हम अपनी सेना को पीछे भेज रहे हैं। सरासर झूठ यहां से स्टार्ट होता है। आप देखिए आपके सामने है, इसमें कुछ छिपाया नहीं जा सकता, कुछ दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की हरकत कैमरे के सामने है, सैटेलाइट इमेज पे कैप्चर है। यहां से चाइना का बिल्डअप स्टार्ट होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे इनके हट्स भी हैं, इनके मोटर व्हीकल्स भी हैं, इन्होंने कुछ टेंट भी बना रखे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आप देखें तो ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में